गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और थोड़ा सा विस्तार से इसे चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। चार ऑप्शन है 4 जनवरी 1949, 4 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949 या 24 नवंबर 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो फिलहाल के लिए आपका जो सही आंसर है वो 24 जनवरी 1950 है। तो 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश ये अस्तित्व में आता है। ठीक है, अस्तित्व में आता है कब, 24 जनवरी 1950। अच्छा, 24 जनवरी 1950 से आप कुछ और भी डाटा याद रख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को ही आपको पता चलेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक, ठीक है, इस डेट को होती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 24 जनवरी 1950 को ही आपको पता चलेगा कि जो आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान, ठीक है, अपनाया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी जो 1950 एक आपकी डेट है, इससे कई सारे सवाल आपको बन जाते हैं। जैसे आपने देखा कि 24 जनवरी 1950 को क्या हो रहा है कि यूपी की स्थापना हो रहा है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा आपका राष्ट्रगान अपनाया जा रहा है और 24 जनवरी 1950 को ही कहीं ना कहीं संविधान सभा की क्या हो रही है, अंतिम बैठक हो रही है। इसके अलावा इसी दिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अस्तित्व में कब आया। तो ध्यान रखना कब आया, तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 24 जनवरी को ही हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस। तो अगर आपके पास सवाल हो कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सही आंसर क्या आपका हो जाएगा, चौथा। तो यानी कि भारत में आपने देखा कि 28 राज्य हैं, उस 28 राज्य में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर क्रम लगाया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। अगर देखा जाए अगर ये चौथे पे आता है तो फिर अन्य तीन कौन से हैं, तो अन्य तीनों में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये तीन आपके क्या हैं, टॉप बड़े राज्य हो गए क्षेत्रफल में। और चौथा कौन सा है, तो चौथा आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चौथा उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। किस नंबर का, चौथा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है, तो बताना आपको राजस्थान। अच्छा, फिर देखा जाए कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो अगर देखा जाए कि सबसे छोटे की बात करेंगे, छोटा कौन सा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल में, तो वो हो जाएगा कौन सा, गोवा। कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, और यूपी का क्षेत्रफल अगर देखेंगे कितना है, तो यूपी का क्षेत्रफल अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका कितना, तो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, और इसका अगर पूछेंगे कि अगर भारत में अगर देखा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, ठीक है, परसेंट का पूछेगा तो ये 7.33% आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। चार ऑप्शन है 7, 9, 11 या 13। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा कौन सा, 9 हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा।
इसमें समझने योग्य बात यह है कि इसमें राज्य और केंद्र शासित दोनों को दे रखा है, तो ऑप्शन आपका 9 सही होगा। अगर केवल पूछता कि कितने राज्य हैं तो राज्यों में फिर होता कौन सा, तो 8 होता है, ठीक है। तो यूपी के पड़ोसी कितने, तो ध्यान रखिएगा 8 राज्य हैं और प्लस एक आपका केंद्र शासित है, ठीक है, केंद्र शासित है, ठीक है, केंद्र शासित। अब वो कौन सा है आपका, तो दिल्ली है, ठीक है, वो आपका दिल्ली है। तो इस हिसाब से कितने हो गए टोटल हो गए 9 हो गए, ठीक है, टोटल 9 हो गए। तो अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने पड़ोसी राज्य सीमा लगाते हैं तो उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। पहला आपका कौन सा हो जाएगा, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश भी सीमा लगाता है। उसके अलावा उत्तराखंड सीमा लगाता है। इसके अलावा बिहार सीमा लगते हैं यूपी की। फिर उसके अलावा आप देखेंगे तो झारखंड की सीमा लगती है, ठीक है, झारखंड की लगती है। इसके अलावा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। और फिर आपका राजस्थान की सीमा लगती है यूपी से, हरियाणा। तो ऐसे आपके कुल कितने हो जाते हैं, तो कुल मिला के आपके 8 हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। तो सबसे लंबी सीमा की बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से कितने, तो 11 जिले, ठीक है, 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा लगते हैं यूपी के, ठीक है। और सबसे कम की बात करें तो वो होगा आपका हिमाचल प्रदेश, सबसे कम लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन आपका है, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुश्री मायावती, श्रीमती सुचेता कृपलानी या श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो आपका वो हो जाएगा कौन सा, तो सुचेता कृपलानी की बात करते हैं। तो सुचेता कृपलानी जो है ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये 1963 से लेकर 1967 के बीच में, 1963 से लेकर 1967 के बीच में इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। सुचेता कृपलानी के बाद में आपको ये ध्यान रखना है एक चीज़, कि ये केवल उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री प्रथम नहीं होती हैं। इसके अलावा देखेंगे कि ये भारत के किसी राज्य की भी ये क्या है, पहली महिला सीएम है, ठीक है। तो ये केवल ऐसा नहीं केवल ये उत्तर प्रदेश की ही क्या है पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम है, यूपी के अलावा आप देखेंगे तो यूपी के अलावा भी ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो ये पूरे भारत में किसी राज्य की पहली महिला ये सीएम है, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक अगर जानकारी अतिरिक्त आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो इनके जो पति की बात करते हैं, इनके जो पति हैं वो आपके कौन है, तो JB कृपलानी, ठीक है, ध्यान रखना कौन है, तो JB कृपलानी, ठीक है, JP कृपलानी। तो ये JB कृपलानी वो हैं जो आपने सुना होगा कि जिस समय देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी ही थे। वैसे पूरा इसका नाम है जीवेटराम भगवान दास कृपलानी, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर देखें इनको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये उत्तर प्रदेश की पहली देखा जाए तो ये राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। सुचेता कृपलानी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इनका देखा जाए कि अगर कालकाल की बात करते हैं तो ये 1946 से लेकर, ठीक है, 1954 के बीच में होते हैं। और इनका जो जन्म है, जन्म ये कहाँ पे होता है, तो अल्मोड़ा, ठीक है। जन्म इनका कहाँ होता है, तो बताना अल्मोड़ा में होता है। अल्मोड़ा वर्तमान समय में कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, लेकिन जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय तो अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में ही था, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत से आपको कुछ जानकारी ध्यान रखनी है कि भारत का
प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, इन्हीं के नाम पे है, इन्हीं के नाम पे है। तो ये कब स्थापित हो रहा है? तो ये स्थापित हो रहा है कब? 1960 में, ठीक है। और कहाँ पे है? तो ये है पंत नगर, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। कहाँ पे? पंतनगर उत्तराखंड में आपको बताना है। इसके अलावा और जानकारी की बात करें तो अगर गोविंद वल्लभ पंत अगर देखा जाए, झील की अगर बात की जाए, ठीक है, झील की बात की जाए तो ये झील कहाँ पे है? तो बताना, ये झील आपको मिलेगा सोनभद्र में, ठीक है। कहाँ पर? सोनभद्र में मिलेगा, ठीक है, सोनभद्र यूपी में, ठीक है। वैसे ये झील की अगर हम बात करते हैं तो ये रिहंद बांध के पीछे है, रिहंद बांध के पीछे है ये झील। और अगर आप देखते हैं तो रिहंद बांध के पीछे है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किन दो राज्यों के बीच में है तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे है। तो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है आपका ये झील। वैसे तो देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ये भी आपको डाटा ध्यान रखना है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो इनको 1957 में, यानी कि कब? 1957 में इन्हें क्या मिला है? तो भारत रत्न इनको दिया गया था, ठीक है। तो 1957 इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। बाकी इसके अलावा आप देखेंगे अतिरिक्त जानकारी आपको और मिल गई। इनकी बात करते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन की, तो ये आपके क्या थे? फर्स्ट, ठीक है, विधानसभा के ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। और पुरुषोत्तम दास टंडन जो मुक्त विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा और तक देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी कि 2,20,585, 2,50,552, 2,40,928 या 2,40,865। तो जो इसमें सही आंसर आपका होगा वो होगा कौन सा? 2,40,928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इतना है, ठीक है। और ये भारत देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 7.33%। तो ये एक अच्छा सवाल बनता है, बहुत ही बेहतर सवाल बनता है कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 7.33% ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का इतना एरिया ये क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। और अगर पूछे कि ये उत्तर प्रदेश किस नंबर का है तो बताना कि चौथा क्या सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे हमने पीछे देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, गुलाब, कमल या नीलकमल। तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका क्या है? पलाश। क्या बताएंगे कि पलाश हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। और लेकिन इसको ध्यान रखना, इस पलाश के ना कई सारे नाम हैं, तो वो कोई भी नाम आपको देके पूछ सकता है। तो कहोगे फिर कौन कौन से वो आपके नाम हैं, तो जरा देखते हैं कौन कौन से नाम हैं इसके। देखो पलाश को हम लोग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग टेसू भी कहते हैं, ठीक है, टेसू, ठीक है, टेसू भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग ढाक भी कहते हैं, ठीक है, ढाक भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे हम लोग जंगल की आग भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जंगल की आग भी कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा कि पलाश का जो बोनेटिकल नेम है, ठीक है, बोनेटिकल जो नेम है यानी कि जो वनस्पति के नाम है, जिसे हम लोग वैज्ञानिक नाम भी कह देते हैं, तो वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। इसका नाम क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो, वहाँ पे पलाश, ढाक या टेसू ना दिया हो, तो वहाँ पे एक नाम आपको देखना पड़ेगा कि ये उसका बोनेटिकल नेम तो कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका बोनेटिकल नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा कि जो ये पलाश है, ठीक है, जो ये पलाश जो पुष्प है कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश का तो राजकीय पुष्प है ही है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं झारखंड का भी राजकीय पुष्प है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है
कि ये उत्तर प्रदेश के अलावा ये और किस अन्य राज्य का ये राजकीय पुष्प है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश के अलावा ये झारखंड का भी क्या है, राजकीय पुष्प है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उष्ण जो कटबंधी जो वन होते हैं खासकर उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिएगा कि ये दो ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं जनवरी, ठीक है, जनवरी 2011 से, ठीक है, जनवरी 2011 से हमारा राजकीय पुष्प क्या हो गया, तो वो था क्या, प्लास। वो क्या है, प्लास है। यानी कि 2011 से पहले, ठीक है, अगर हम बात करें कि 2011 से पहले उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प था वो क्या था, तो बताना ब्रह्म कमल। ठीक है, क्या था, ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। ठीक है, ब्रह्म कमल। यानी कि 2011 से पहले क्या था, ब्रह्म कमल था। ठीक है, 2011 से पहले क्या था आपका, ब्रह्म कमल था, और 2011 के बाद में क्या हो गया, तो प्लास हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, हाथी, शेर, गाय या बारहसिंगा। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका क्या है, तो बारहसिंगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है, बारहसिंगा है। और जबकि आप राष्ट्रीय की बात करते हो तो वो कौन सा है आपका, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या है, तो बाघ कहते हैं। ठीक है, वो क्या है आपका, बाघ है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी या टेनिस। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका, तो हॉकी। तो हॉकी देखेंगे तो ये केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, ये आप देखेंगे तो ये राष्ट्रीय भी है, ये राष्ट्रीय भी है। ठीक है, राष्ट्रीय भी है। इसके अलावा ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय खेल ही है। कौन सा, हॉकी। तो हॉकी में आपको पता है कि इसमें कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 आपके प्लेयर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और अच्छा इसके अलावा देखेंगे, ये बैडमिंटन की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में जो 2023 की बात करते हैं, 2023 में जो आपका भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है खेल के क्षेत्र में, जिसे हम लोग वर्तमान में नाम दिया मेजर ध्यानचंद अवार्ड, तो वो बैडमिंटन के ही 2 खिलाड़ी थे जिनका नाम था क्या था, तो एक का नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। 2 लोगों को मिला है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उस राजकीय चिन्ह में इनमें से किसका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, यानी उसमें किसका मेंशन नहीं है, यानी उस चिन्ह में ये इसमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो मछलियाँ, धनुष, तीर या मोर। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो आपका क्या है, मोर है। ठीक है, मोर है। यानी जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उस राजकीय चिन्ह में कहीं मोर नहीं दर्शाया गया है, बाकी ये तीनों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा, हम लोग बात करते हैं तो हमारे राजकीय चिन्ह जो है उसमें क्या क्या चीज़ें अगर बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, इसमें क्या क्या है तो बताना है। इसमें आपका एक तो है व्रत। ठीक है, एक क्या है, एक है व्रत। इसके अलावा इसमें क्या है आपकी दो क्या है आपकी मछलियां। ठीक है, 2 क्या है आपकी मछलियां हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो एक क्या है आपका तीर है, एक तीर और एक क्या आपका धनुष है। ठीक है, एक तीर और एक क्या है इसमें धनुष है। ठीक है, और इसे अपनाया कब गया गया, तो ध्यान रखिएगा कि इसे 1938 में अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उस राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें हैं, तो एक व्रत है, 2 मछलियां, एक तीर धनुष है। इसे कब यूपी सरकार द्वारा एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया, तो 1938 में इसे अपना लिया गया। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं के एम मुंशी, बीबी गिरी,
बीजी रेड्डी या सरोजनी नायडू। तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका क्या है, सरोजनी नायडू। कौन है, सरोजनी नायडू। तो ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल रहा है हमारे यूपी में वो कहीं ना कहीं कब से रहा है, तो ये बताएंगे आप कि 1947 से लेकर 1949 तक। ठीक है, 1947 से लेकर 1949 तक इनका क्या रहा है, यानी कि अगस्त 1947 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा है। सरोजनी नायडू किसी भी अगर बात करते हैं तो किसी भी देश और बात है किसी भी राज्य में, ठीक है, हमारे भारत राज्य में, भारत जो देश है उसमें किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल का दर्जा किसे प्राप्त है, तो सरोजनी नायडू को प्राप्त है। ठीक है, अच्छा इनकी जो पुत्री हैं, इनकी जो पुत्री थी पद्मजा नायडू, ठीक है, ध्यान रखिए इनकी जो पुत्री हैं पद्मजा नायडू, वो भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला रह चुकी हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं पद्मजा नायडू। ठीक है, इन्हीं की क्या है, पुत्री हैं। उसके बाद देखेंगे कि सरोजनी नायडू की जो कहते हैं कि जो इनकी जन्म तिथि है, जन्म तिथि की बात करते हैं तो ये जन्म तिथि जो क्या है आपका वो 13 फरवरी की हम लोग बात करते हैं। तो 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अगर आपके सामने सवाल हो कि राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग किसकी जयंती में मनाते हैं, तो वो बताएंगे किसे, सरोजनी नायडू की जयंती मनाते हैं। कब, तो 13 फरवरी को। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा आपको 8 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक, कब, 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त देखो जानकारी अगर बात करते हैं तो सरोजनी नायडू को हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत की बुलबुल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं भारत की बुलबुल। ठीक है, और इसी और क्या कहते हैं इन्हें, और हम लोग कहते हैं इन्हें हम लोग भारत कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भारत कोकिला कहते हैं, भारत कोकिला। तो इनकी 2 उपाधियां हैं, एक क्या है उपाधि है, भारत की बुलबुल यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो महात्मा गांधी ने कहा है, और भारत कोकिला भी इन्हें ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छा सवाल बनता है ये कि सरोजनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना इनके बारे में कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कौन सा अधिवेशन की बात कर देंगे, तो ये कहाँ के अधिवेशन, तो इनको ध्यान रखिएगा, तो ये खासकर जो कानपुर अधिवेशन है, ठीक है, कानपुर अधिवेशन 1925 में। ठीक है, तो ये क्या थी, प्रथम, ठीक है, ये क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो गौरव प्राप्त है होने का वो किसे, सरोजनी नायडू का है। जिन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता किया था, तो कानपुर में किया था। कब, 1925 में। जबकि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी इनको दर्जा प्राप्त है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो एनी बेसेंट है, और जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो सरोजनी नायडू है। ठीक है, इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जैसे कि ब्रोकन विंग्स है, ठीक है, गोल्डन थ्रेशोल्ड है, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, मोर, सारस, तोता या कोयल। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो सारस। क्या हो जाएगा, सारस। तो उत्तर प्रदेश का क्या है, तो सारस राजकीय पक्षी है। और जबकि अगर बात करते हैं मोर की तो ये क्या है, राष्ट्रीय है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। इसके अलावा उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, सन 2000 में, 1999 में, 1938 में या 1989 में। ठीक है, तो जो सही आंसर इसमें है आपका वो आपका क्या है, 1989 में। ठीक है, तो जो उर्दू की हम लोग बात करते हैं, उर्दू, तो उर्दू सेकंड, ठीक है,
आपकी क्या है, तो राजकीय भाषा है, ठीक है, राजकीय भाषा। इसे कब अपनाया, 1989 में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि प्रथम कौन है, ठीक है, प्रथम अगर बात करें राजकीय भाषा तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, हिंदी हो जाएगा, ठीक है, हिंदी। कौन सा हो जाएगा, हिंदी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्य की भाषा कौन सी है, हिंदी, और सेकंड कौन सी है, तो उर्दू हो जाएगी। तो उर्दू को उत्तर प्रदेश सरकार ने कब अपनाया, सेकंड लैंग्वेज के रूप में ऑफिशियली, तो 1989 में, ठीक है। और जबकि हिंदी को कब अपनाया, तो हिंदी को अपनाने की बात करेंगे तो ये आप बताएंगे कि 1947 में। कब अपनाया, 1947 में अपनाया, ठीक। इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम फिल्म सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है, लखनऊ में, नोएडा में, बनारस में या कानपुर में। तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला जो आपका क्या है, फिल्म सेंटर जो है, जो फिल्म सेंटर है वो कहाँ बनाया गया है, तो बनाया गया कहाँ पर, तो नोएडा में बनाया गया। कहाँ पे, नोएडा में। तो नोएडा देखेंगे तो नोएडा कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। तो हालांकि अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ लगता है, तो नोएडा में लगता है, ठीक है, नोएडा, देखिएगा नोएडा, ठीक है, नोएडा। तो नोएडा का अपना फुल फॉर्म है जिसमें लोग होते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का क्या फुल फॉर्म है। तो नोएडा कहाँ का शहर है, तो बताएंगे गौतम बुद्ध नगर का शहर है, और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ लगता है, तो नोएडा लगता है, ठीक है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पर क्या है भैया, रूमी दरवाजा है, ठीक है, क्या है, रूमी दरवाजा है। और ये रूमी दरवाजे की जो ऊंचाई है, ठीक है, रूमी दरवाजे की जो ऊंचाई है, जो पूछा गया सवाल है वो कितना है, तो वो है 60 फीट है, ठीक है, 60 फीट है। ये सवाल पूछा गया है कि रूमी दरवाजा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो बताएंगे कितनी है, 60 फीट है। कितनी है, 60 फीट है। उसके अलावा देखोगे बनारस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वरुणा और 80, ठीक है, वरुणा और 80 नदियों के संगम पे है, ठीक है, संगम पे। तो अगर सवाल हो जाए कि वाराणसी किन दो नदियों के संगम पे है या फिर वाराणसी किन दो नदियों के बीच में है, तो बताना है वरुणा और 80। हालांकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो वाराणसी जो है वो दो नदियों के नाम पर ही उसका नामकरण हुआ है, एक वरुणा और एक क्या है, 80। तो वरुणा और 80 नदियों से ही के नामों से ही नाम निकला है कौन सा, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे बनारस क्या है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी आप कहते हो बनारस ही है। तो जब भारत की आध्यात्मिक राजधानी है तो उत्तर प्रदेश की भी आध्यात्मिक राजधानी भी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बनारस को हम लोग मंदिरों का शहर कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं। कानपुर तो क्या है, यूपी की आर्थिक राजधानी है ना, कानपुर क्या है, कानपुर आप बताएंगे यूपी की, ये क्या है, आर्थिक राजधानी, ठीक है, आर्थिक राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है, कितनी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है कितनी, 400, 403, 404 या 405, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वर्तमान समय में, तो वो कितनी है, तो 403। कितनी है, 403। अच्छा, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब क्या हुआ कि 104 नंबर, यानी कह सकते हो कि 104वां जो क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, संविधान जो आपका संशोधन हुआ, संशोधन, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या किया गया कि जो एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति होता था, जो उसका चुनाव का मनोनयन होता था, एंग्लो इंडियन की अगर हम लोग बात करते हैं
तो आंग्ल इंडियन, आंग्ल इंडियन को हटा दिया गया, ठीक है, हटा दिया गया, ठीक है। तो पहले कितना होता था, पहले होता था आपका 404, कितना होता था 404, लेकिन जो 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था उसमें मैंने क्या किया कि एक आंग्ल इंडियन को हटा दिया, तो यानी माइनस कर दिया 101, तो कितना बच गया आपका 403, ठीक है 403, तो इसलिए सही आंसर क्या है आपका 403, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, तो वर्ष 2007 में, वर्ष 2006 में, 2005 में या 2004 में, तो बताइए इसमें सही आंसर आपको क्या है। तो आप देखेंगे इसमें जो राज्य महिला आयोग की हम लोग बात करते हैं, तो राज्य महिला आयोग का जो गठन आपका होगा वो सही आंसर क्या है आपका वर्ष 2004 में होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो महिला आयोग है उसका गठन कब हो रहा है, 2004 में हो रहा है, ठीक है। 2005 में क्या होगा, तो जो राज्य सूचना आयोग है, सूचना आयोग, ठीक है, तो यानी 2005 में हमारे यूपी में क्या होता है, राज्य सूचना आयोग का गठन होता है, ठीक है, गठन, ठीक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी ध्रुवीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी शीतोष्ण जलवायु, ठीक है, शीतोष्ण जलवायु। तो इसमें सही आंसर होगा कौन सा, उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी। तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी उष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको कर्क रेखा के उत्तर मिलेगा, ठीक है, उत्तर में मिलेगा, और कर्क रेखा के उत्तर में अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं वहाँ की जलवायु आप देखेंगे तो कैसी होगी, तो उष्ण मानसूनी प्रकार की होगी। तो सही आंसर क्या है आपका, तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन यानी ऑप्शन सी सही है, उष्ण कटिबंधीय मानसून, ठीक। इसके अलावा देखिएगा ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, 1981, 1982, 1983 या 1984, ठीक है। तो ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया, तो इसके लिए सही आंसर है आपका वो है 1983। ध्यान रखिएगा जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची जारी की जाती है, तो जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको मिलेगा पेरिस में, ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, पेरिस, ठीक है, पेरिस यानी कि फ्रांस, तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को ये 2 प्रकार की सूची जारी करता है, ठीक है, एक कौन सा, एक जारी करता है मूर्त धरोहर की सूची, धरोहर, और एक जारी करता है आपका कौन सा, तो एक जारी करेगा आपका कौन सा, तो अमूर्त, ठीक है, एक कौन करेगा आपका, तो अमूर्त धरोहर सूची जारी करेगा, ठीक है। तो मूर्त धरोहर सूची वो होती है जो मतलब हमें दिखता है, वो होती है जैसे कि जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक है, कोई कह सकते हैं कि इमारत हो गया, ठीक है, और अन्य प्रकार की चीज़ें हो गई, ठीक है, जो दिखता है हमें, जिसे हम लोग छू सकते हैं, वो मूर्त धरोहर सूची उसे कहते हैं। और जो चीज़ हमें कह सकते हैं जो हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग अमूर्त धरोहर सूची में शामिल करते हैं। जैसे कि कोई पूजा हो गया, उत्सव हो गया, कोई नृत्य हो गया, ठीक है, कोई सांस्कृतिक परंपरा हो गया, ठीक है, वो सब, ठीक है, अमूर्त वाले शामिल होते हैं, और मूर्त वाले में जो दिखते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये कब शामिल हो रहा है, 1983 में। अच्छा अब ध्यान रखिएगा कि यूपी के कितने, 3 स्थल, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, शामिल है। तो वो 3 की बात करेंगे, तो 3 आप देखेंगे 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए वो 3 आपको कौन कौन से मिल जाएंगे। एक कौन सा है, तो एक मिलेगा ताजमहल, ठीक है, एक कौन सा भाई, ताजमहल, एक मिलेगा आपको आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा का किला भी बोलते हैं, आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा फोर्ट, एक मिलेगा फतेहपुर
सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल होता है, ठीक है। और बाकी ये जो दोनों हैं, ये 1983 में, ठीक है, 1983 में शामिल होते हैं। तो उसमें देखेंगे आगरा फोर्ट की स्थापना किसने कराया? अकबर ने कराया था, ठीक है। आगरा फोर्ट की स्थापना अकबर ने कराया था और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने ही कराया था और अपनी राजधानी भी अकबर ने बनाया था फतेहपुर सीकरी को, ठीक है। तो 1983। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा यूनेस्को की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ? 1946 में। कब होता है? 1946 में। चलिए अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? 4 ऑप्शन है, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ठीक है। तो जो सही आंसर है आपका वो कौन सा है? तो मायावती। कौन है? मायावती। तो मायावती उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कितनी बार? तो 4 बार। कितनी बार? तो 4 बार ये क्या रह चुकी हैं? सीएम रह चुकी हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि सेकंड महिला यानी कि दूसरी महिला सीएम भी हैं, ठीक है, सीएम भी, ठीक है। तो आपने भी देखा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, जो 1963 से लेकर 1967 के बीच में रहती है। और दूसरी उत्तर प्रदेश की महिला सीएम कौन है? तो वो है कौन? तो जो आपकी मायावती जी हैं वो हैं। और ये कितनी बार रह चुकी हैं? तो 4 बार रह चुकी हैं। कितनी बार रह चुकी हैं? तो 4 बार रह चुकी हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर इनकी बात करें तो ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कब थी? तो ये 1995 में थी, ठीक है। कब थी? 1995 में ये थी, ठीक है। और ये लास्ट समय यानी कि लास्ट बार ये सीएम कब रही? लास्ट बार की बात करें तो ये 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम थी 2007 से 2012 तक। और फर्स्ट टाइम कब थी? 1995 में थी। तो कितनी बार रह चुकी हैं? ये 4 बार यूपी की क्या रह चुकी हैं? सीएम रह चुकी हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार है, ठीक है, ज़्यादा बार है। चलिए उसके अलावा देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, कानपुर या गाजियाबाद या वाराणसी? अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय की जब हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है? तो वो तो है कहाँ पर? इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में है, ठीक है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? प्रयागराज हो गया, ठीक है। सही आंसर क्या हो गया आपका? प्रयागराज हो गया, ठीक है। तो देखिएगा अगर सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है, ठीक है, वो प्रयागराज है, ठीक है, वो क्या हो गया? ठीक है, तो न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। तो सवाल होगा उत्तर प्रदेश का न्यायिक राजधानी क्या है? तो आप बताना प्रयागराज, ठीक है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, आपको ध्यान रखिएगा, जो आपका इलाहाबाद या इसे आप प्रयागराज कह सकते हैं। प्रयागराज जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट, तो अगर इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, जो प्रयागराज हाई कोर्ट है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या देखी जाए ना, तो न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। यानी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या लगभग 160 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ देखा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो तो न्यायाधीश की अगर संख्या की बात करते हैं, संख्या, तो यहाँ पर क्या है? 160 से क्या है? प्लस है। क्या 160 से क्या है? प्लस है। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा न्यायालय कौन है न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से? तो वो है आपका प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है। और ये भारत का चौथा हाई कोर्ट था, भारत का चौथा था, और यूपी का पहला हाई कोर्ट है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके अलावा चलो देखते हैं अगला सवाल। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या मेरठ, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका? लखनऊ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मतलब एशिया का, मतलब भारत का भी नहीं, देखो मतलब एशिया का, भारत का तो है ही है, लेकिन साथ साथ में एशिया का। तो एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है?
लखनऊ में किया गया है। तो डीएनए कि हम लोग जब फुल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं तो हमने पढ़ा क्या है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, ठीक है, एसिड, कि ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। लखनऊ अगर आप देखेंगे तो लखनऊ, जो आपका लखनऊ है ये कहीं ना कहीं ये यूपी, ठीक है, लखनऊ जो है आपका ये यूपी की क्या है, प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है, ये यूपी की अगर बात करते हैं तो ये प्रशासनिक राजधानी है। तो ये लखनऊ है और ये लखनऊ ध्यान रखना कि ये यूपी की प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। तो ये सही आंसर क्या होगा आपका, तो लखनऊ हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा तो यूपी की कितनी 4 राजधानियां हैं, ठीक है, कितनी हैं, 4 राजधानियां हैं, ठीक है। तो कहेंगे ये 4 कौन कौन सी राजधानियां हैं, तो देखिएगा अगर बात करते हैं, आपने पढ़ा भी कि प्रशासनिक आपने देखा था, प्रशासनिक की बात करते हैं जहां से सारे काम होते हैं प्रशासन के, तो ये कौन सा है, तो ये आपको मिल जाएगा कौन सा, तो ये आपको मिल जाएगा वो है आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं जो आपकी न्यायिक राजधानी क्या है, न्यायिक की बात करते हैं तो जो न्यायिक राजधानी है वो है कौन सा, तो प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कहोगे कि इसकी आर्थिक राजधानी क्या है, ठीक है, आर्थिक राजधानी क्या है, तो हो जाएगा कौन सा, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं कि इसकी ठीक है, इसकी आपकी दूसरी हो जाएगी कौन सी, तो आध्यात्मिक राजधानी, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, तो वो कौन सा है, तो वाराणसी, ठीक है, कौन सा है, वाराणसी। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियां हैं, ठीक है। प्रशासनिक कौन सी है, लखनऊ है, आध्यात्मिक क्या है, वाराणसी है, न्यायिक क्या है, प्रयागराज है, और आर्थिक क्या है, तो कानपुर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर, 650, 540 या 660 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा जो हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप की हम लोग बात करते हैं, तो हमने कुछ मैप ऐसे देख रखा है, कुछ ऐसा यूपी का क्या है, आप मैप देख पाओगे। इस मैप में देखेंगे तो जो इसकी ये खासकर हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो ये लंबाई है, इस तरह की लंबाई, ये आपकी कितनी है, तो ये है आपकी 650 किलोमीटर, ठीक है। ये लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर। और इसके बाद में अगर इसकी लंबाई हम लोग इधर की बात करते हैं कि ये लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण, यानी ये क्या होगा आपका, तो यानी ये हो गया आपका वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ये हो गया। और बाकी ये इधर देखेंगे कि नॉर्थ टू साउथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी कितनी, तो ये लंबाई इधर की हो जाएगी कितनी, तो 240 किलोमीटर, कितनी, 240 किलोमीटर। तो ये पूरब से पश्चिम पूछा है, यानी कि पूरब से पश्चिम पूछा है, तो पूरब से पश्चिम कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक, सॉरी, पश्चिम से पूरब पूछा ना, पश्चिम से पूरब लंबाई कितनी है, तो 650
50 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 2 को, 5 को, 8 को या 10 को? ठीक है। अच्छा, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं NCR, ठीक है, NCER, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। एनसीआर को हम लोग, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये देखेंगे कि यूपी के कितने जिले शामिल हैं, तो यूपी के जिले शामिल हैं कितने? तो 8 शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। अगर आप बात करें कि वो कौन कौन से हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि वो आपके कौन कौन से हैं 8 जिले, ठीक है। देखिए इन 8 की बात करते हैं, तो पहला आपको मिल जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, एक ये हो गया। सेकंड आपका हो जाएगा कौन सा? गाजियाबाद, गाजियाबाद हो गया, ठीक है, गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद में आपका बागपत हो जाएगा, ठीक है, बागपत हो जाएगा। बागपत के बाद आप देखेंगे तो इसमें आपका शामिल हो जाएगा मेरठ, ठीक है, मेरठ शामिल हो जाएगा। इसमें आपको शामिल हो जाएगा कौन सा? तो मुजफ्फरनगर शामिल हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। इसके अलावा इसमें आपका बुलंद शहर शामिल हो गया। इसमें आपका हापुड़ शामिल हो गया, ठीक है, हापुड़। और एक आपका बचेगा कौन सा? शामली, ठीक है, शामली, शामली। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? अंतिम। ये कौन सा है? तो अंतिम, यानी कि एनसीआर में शामिल होने वाला जो अंतिम जिला हमारा यूपी का है वो कौन सा है? शामली है। तो 8 है। 8 कौन कौन से हैं? तो आपने देख लिया, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और शामली। तो ये कितने हो गए? 5 और 5 3 8। तो कितने शामिल हैं? तो 8 शामिल हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि एनसीआर में कितने राज्य शामिल हैं? तो एनसीआर में 3 राज्य शामिल हैं, ठीक है। कितने हैं? 3 शामिल हैं। तो यानी कि जो आपका ये हम लोग बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली। तो दिल्ली का जो पड़ोस का एरिया है, ठीक है, दिल्ली का जो पड़ोस का एरिया है, आप देखेंगे ये पड़ोस का एरिया जो है वो एनसीआर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एनसीआर कहलाता है। तो एनसीआर में अगर हम बात करते हैं तो एनसीआर में कितने राज्य शामिल हैं? ये कितने राज्य शामिल हैं? तो इसमें कौन सा है? एचआर, यानी कि हरियाणा शामिल है, इसमें राजस्थान शामिल है और इसमें आपका यूपी शामिल है। तो अगर सवाल हो जाए कि एनसीआर में कितने राज्य शामिल हैं, तो राज्य तो 3 ही हैं। कौन कौन से? एचआर यानी कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। फिर सवाल आपसे ये बनेगा कि एनसीआर में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका पड़ता है, या एनसीआर में किसका हिस्सा ज़्यादा शामिल है? तो सर्वाधिक किसका है? हरियाणा का है, ठीक है। और सबसे कम की बात करते हैं तो कौन सा है? राजस्थान का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एनसीआर की हम लोग बात करते हैं तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 80, 60 या 40? तो जो सही आंसर आपका है वो कौन सा है? 80। यहाँ पे बोला है क्या? लोकसभा। तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो है 80, और सभी राज्यों में जो लोकसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की ही क्या है? ज़्यादा है। अच्छा, इससे ये आपको ये ध्यान रख सकते हैं कि जो चाहे वो राज्यसभा की बात करें, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें यूपी में, मतलब किसी भी राज्य में, या विधान परिषदों की बात करें, तो इन सब में सर्वाधिक सीटों की संख्या किसके पास है? तो उत्तर प्रदेश के पास है। यानी कि सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला सीट उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा विधान परिषदों वाला
जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो कितनी है, तो 80 है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संसद का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसका मतलब ये है कि संसद में जो लोकसभा है उसमें अधिकतम सीट किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की ही। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी। अभी हमने बात ही की थी कि कितनी है, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 31 है, और ये भी क्या है, सभी राज्यों में ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी हैं। 15 है, 17 है, 19 है या 21 है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि यूपी में जो आपका लोकसभा जो सीट है, लोकसभा सीट है वो कितनी है, ये है आपकी कितनी, 80 है। ठीक है, इस 80 में हम लोग बात करते हैं, ये ध्यान रखेंगे कि जो इस 80 की बात करते हैं, तो इस 80 में जो एससी की सीटें हैं वो कितनी है, तो वो आपको मिल जाएगी कितनी, 17। और जो आपकी क्या है, एसटी की हैं वो कितनी है, 0। कितनी है, तो 0। यानी कि जो लोकसभा सीट आपकी है यूपी में 80 है, उस 80 में अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, तो 17 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, तो वो कितनी है, तो 0 है, 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 10, 12, 8 या 0। ठीक है, तो अभी हमने चर्चा ही आपसे किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर देखिएगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिएगा, यहां पे थोड़ा सवाल आपका क्या है, अलग है। यानी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है, विधानसभा, यहां पे सीट कितनी है, तो यहां पे सीट आपने देखा कितनी थी, तो 403 थी। ठीक है, 403 थी। इस 403 में आप देखेंगे तो जो एससी है ना, एससी की सीट कितनी है, तो एससी की सीट इसमें है आपकी कितनी, तो 84 है। कितनी है, आपको ध्यान रखना है, 84 है। तो वो इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं, 84 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो विधानसभा सभा है, ठीक है, यूपी विधानसभा जो है, इसमें कुल सीट कितनी है, तो इसमें आपके देखेंगे जो सीट है वो कितनी है, 403 है। ठीक है, 403 है। इस 403 में आरक्षित सीट कितनी है, आरक्षित सीट कितनी है, तो आरक्षित सीटों की संख्या है आपकी कितनी, 86। इस 86 में आप देखेंगे तो एससी की कितनी है, तो 84, और एसटी की कितनी है, तो 2 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या, 2 सही है आपका। अगला है कि उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला है, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, दोनों इनमें से कोई नहीं। यानी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 सीएम भी रहे हैं हमारे, कि जो मुख्यमंत्री तो रहे हैं लेकिन आगे चलकर उनको प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला है। तो वो 2 प्रधानमंत्री कौन है, तो हालांकि इस ऑप्शन से ही लग रहा है कि हाँ कि ठीक है, ये दोनों ये सही होगा। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिएगा तो ये चौधरी चरण सिंह, ध्यान रखिएगा कि ये हमारे देश के 5वें पीएम थे। ठीक है, कौन थे, 5वें नंबर के क्या थे, ये आपके पीएम थे। ठीक है, 5वें नंबर के पीएम थे, जो लगभग 1979 और 80 के आसपास में रहते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है,
अगर इनके जन्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जन्म, ठीक है, इनकी जन्म की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो कौन है? हापुड़, ठीक है, हापुड़। और हापुड़ आपको पता है क्या कि हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, मतलब क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म कहाँ होता है? हापुड़ में होता है, ठीक है। ये हमारे यूपी के सीएम भी थे और पीएम भी रहे, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें, इनकी जो जयंती है, इनकी जो जयंती की बात करते हैं वो कब है? तो 23 दिसंबर, ठीक है, कब है? 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। तो आपके अगर सामने सवाल हो कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं, तो 23 दिसंबर को मनाते हैं, किसकी जयंती पर? तो बताएंगे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। जबकि चौधरी चरण सिंह जो एक यूनिवर्सिटी है, जो राज्य सरकार की विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पे है? तो वो मेरठ में मिल जाएगा आपको, ठीक है, मेरठ में मिल जाएगा। चलिए इसके अलावा देखिएगा, तो विश्वनाथ जो प्रताप सिंह हैं, जिसे हम लोग बीपी सिंह भी कहते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बीपी सिंह कहते हैं। तो ये हमारे 10वें, ठीक है, ये क्या थे? हमारे 10वें पीएम थे, ठीक है। और ये इनका जन्म कहाँ होता है? इनका अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में होता है, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, प्रयागराज को हम लोग प्रधानमंत्रियों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयागराज को हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्रियों का शहर। तो अगर आ जाएगी प्रधानमंत्रियों का शहर किसे कहते हैं? तो प्रधानमंत्रियों का शहर जो हम लोग कहते हैं वो प्रयागराज को कहते हैं। कहोगे क्यों? क्योंकि प्रयागराज से बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, चाहे वो राजीव गांधी की बात कर लिया जाए, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, और चाहे बीपी सिंह की बात कर लें, तो ये वहीं के हैं, इसलिए से प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें ऑप्शन में दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ने किसानों का मसीहा कहते हैं, चौधरी चरण सिंह को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, आम, अशोक, कोई नहीं सही है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप बताएं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका अशोक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अशोक सही आंसर होगा। देखिएगा, ये बरगद तो क्या है? बरगद क्या है? आपका राष्ट्रीय है, बरगद आपका राष्ट्रीय है। अच्छा, इसको बड़ी आपको बारीकी के साथ में पढ़ना होता है। कहोगे क्यों बारीकी के साथ में क्यों पढ़ना होता है? क्योंकि यहाँ पर ये लगा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो ये अशोक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में हम लोग यहाँ पर ये नहीं देखते हैं कि वो उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, और हमें क्या होता है माइंड में राष्ट्रीय चल रहा होता है, हम लोग बरगद को टिक कर देते हैं और हमारा सवाल गलत हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका क्या है? अशोक है। और इस अशोक का ना, अगर आप बात करें कि बोनेटिकल नेम की बात करते हैं कि बोनेटिकल नेम क्या है, तो इसे हम लोग कहते हैं सराका इंडिका, सराका इंडिका। तो अगर आ जाए कि अशोक का बोनेटिकल नेम क्या है, तो सराका इंडिका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्न में से कौन थे? तो होम सम की मोदी, विश्वनाथ विशंभर दयाल, चंद्रभाल, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं तो वो कौन थे? विशंभर दयाल, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं तो वो कहते हैं विशंभर दयाल। तो ध्यान रखिएगा कि यूपी में लोकायुक्त का गठन कब किया गया। अगर सवाल ये हो कि यूपी में लोकायुक्त का गठन, ठीक है, गठन की बात करेंगे तो ये कब होगा? तो ये होगा 1975 में। कब होगा? 1975 में। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब होता है? 1975 में। और इसी समय आपके पहले लोकायुक्त कौन बनेंगे? तो बनेंगे विशंभर दयाल, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम जैविक प्रौद्योगिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वो कहाँ किया गया है?
लखनऊ में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया है। तो मैंने बताया ना कि लखनऊ में आपको मिलेगा क्या? बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1784 में। कब होती है? 1784 में। और किसने बनवाया? तो एक नवाब थे, कौन? तो असफुद्दौला। असफुद्दौला द्वारा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? 1928, 1938, 1947, 1950। तो जो सही आंसर है वो कौन सा आपका है? 1900। तो बता, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो 1938 में किया गया। ठीक है, और 1947 में क्या किया गया था? तो राज्य का जो प्रथम जो राजकीय भाषा थी, ठीक है, राजकीय भाषा हिंदी को अपनाया गया था। नहीं, किसको अपनाया गया था? हिंदी को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2015, 1947, 1990 या 2018। तो सही आंसर इसमें क्या है? तो 2018। ठीक है, तो आपने देखा कि यूपी का गठन कब हुआ? ठीक है, यूपी गठन की बात करते हैं तो यूपी का जो गठन होता है वो कब होता है? तो 24 जनवरी 1950। देखो, उत्तर प्रदेश का गठन तो 24 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन हम 1950 से यूपी स्थापना दिवस या यूपी दिवस नहीं मनाना शुरू किया था। ये हमने शुरू कब किया? ये शुरू किया हमने, वो स्टार्ट किया कब? 2018 से हमने क्या किया है? स्टार्ट किया है। ठीक है, 2018 से हमने स्टार्ट किया है, ध्यान रखिएगा। और हमने 2024 में किस नंबर के या किस नंबर का हमने स्थापना दिवस मनाया है? तो 7वें नंबर का। ठीक है, तो यूपी की जो स्थापना दिवस 2024 में किस नंबर का मनाया? 7वें नंबर का मनाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश का मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रचलित है? पूर्वांचल में, मथुरा में, ब्रज क्षेत्र में या वाराणसी में? तो हालांकि आपको यहाँ से देख के अंदाजा लग गया होगा कि मयूर नृत्य की बात कर रहा है। तो जो मयूर नृत्य है ये कहाँ है? ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, कहाँ पे है? ब्रज क्षेत्र का है। तो ब्रज क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो जो मथुरा के आसपास का एरिया है उसे हम लोग ब्रज क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रज क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ब्रज क्षेत्र का ही आपको एक चरकुला नृत्य मिलेगा। ठीक है, चरकुला नृत्य मिलेगा। ठीक है, चरकुला नृत्य मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आप देखेंगे कि महिलाएं, ये महिलाओं द्वारा होता है खासकर। इसमें क्या होता है कि महिलाएं सिर पर कितनी? तो 108 दीपकों का पिंजरा लेकर नृत्य करती हैं। ठीक है, नृत्य करती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो चरकुला नृत्य है ये कहाँ का? ये भी ब्रज क्षेत्र का है। हालांकि कई सारे ब्रज क्षेत्र के आपके लोक नृत्य मिल जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे चरकुला बड़ी ही फेमस लोक नृत्य है। चरकुला का जो अर्थ होता है, ध्यान, चरकुला का जो हम लोग बात करते हैं कि इसका जो अर्थ है, ठीक है, चरकुला का जो अर्थ होता है वो होता है पिंजरा। ठीक है, पिंजरा। ठीक है, तो पिंजरा, चरकुला का अर्थ क्या है? पिंजरा है। तो ध्यान रखेंगे ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? जबलपुर में, कानपुर में, फैजाबाद में, पंतनगर में। तो हमने अभी इससे पहले चर्चा किया था, जो जब पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो उनके ही नाम पे तो पड़ा हुआ है। तो जो सही आंसर है वो आंसर तो क्या है? पंतनगर। ठीक है, तो पंतनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? अगर स्थापना की बात करते हैं, तो ये होता है कब? 1960 में। कब होता है? 1960 में होता है। तो नाम क्या है? अगर नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पंडित
गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये कहाँ पे है तो बताएंगे, पंतनगर में है, उत्तराखंड में। अगला सवाल देखिएगा, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है, ठीक है। कुशीनगर में है, कन्नौज में, बनारस में है या सारनाथ में है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है ना वो आपका क्या है, सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। यानी कि जब आप बनारस से कुछ दूरी चलेंगे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी पर, तो वहाँ पे एक सारनाथ स्थान पड़ता है। तो सारनाथ में क्या है, एक म्यूजियम है, एक संग्रहालय है। यानी कि सारनाथ से जो भी वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, यहाँ से जो कुछ भी मिला है उसको हमने सारनाथ संग्रहालय में क्या रख कर रखा है, उसे वहाँ पे रख रखा है सुरक्षित रूप से। तो ये पूछ रहा है कि जो सारनाथ, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है कि सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में है, तो वो सारनाथ में, ठीक है। अच्छा, सारनाथ को ध्यान रखिएगा, सारनाथ का जो अगर हम बात करते हैं किसका, प्राचीन नामों की बात करें, प्राचीन नाम की अगर बात कर दें तो इसके 2-3 प्राचीन नाम हैं, ठीक है। क्या है, एक का नाम है आपका ऋषिपत्तनम, ठीक है, ऋषिपत्तनम, एक ये इसका नाम है, ठीक है, ऋषिपत्तनम। इसके अलावा इसका नाम मृगदांव भी है, ठीक है, मृगदांव है, और सिंहपुर भी है, ठीक है, सिंहपुर, ठीक है। यानी कि सारनाथ के 3 नाम आपको मिल जाते हैं, कौन, ऋषिपत्तनम, मृगदांव और सिंहपुर। तो ये हालांकि नाम ज़्यादा पूछा गया है कि इसका अन्य क्या नाम है, तो यही नाम है। और बाकी ध्यान रखिएगा, जब सारनाथ की बात करते हैं तो जो गौतम बुद्ध हैं, तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, तो गौतम बुद्ध ने और यहीं पर अपने सबसे पहले उपदेश दिया था। 5 जो ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। और इनके बौद्ध इतिहास में जो इनका उपदेश दिया जाना, जो प्रथम उपदेश दिया था, उसको इन्होंने सबसे पहले धम्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया था, ठीक है ना, क्या नाम दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया था। चलिए अगला देखिएगा, अगला है कि अगरिया, बैगा और भुइयां अनुसूचित जनजाति मुख्यतः निवास करती हैं, अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र या ललितपुर, ठीक है। तो देखिएगा जो सही आंसर है इसमें वो है आपका कौन सा, तो सोनभद्र है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोनभद्र में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, ठीक है, यूपी में, ठीक है। अगर सवाल हो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो वो जिला कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है, वो कौन सा है, सोनभद्र, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग बात करते हैं कि सोनभद्र किन किन चीज़ों में पहला है, ठीक है, सोनभद्र किन किन चीज़ों में पहला है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे क्या है आपका, वन है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, सर्वाधिक वन है। इसके अलावा सर्वाधिक क्या है, आर्द्र भूमि है, यानी कि वेट लैंड है, आर्द्र भूमि है, ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। इसके अलावा सोनभद्र में आप देखेंगे तो सर्वाधिक खनिज संसाधन, ठीक है, खनिज संसाधन, ठीक है। विशेषकर बात करते हैं तो कोयला, ठीक है, कोयला, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सोनभद्र है इससे क्या क्या सवाल लेके बन सकते हैं। तो देखिएगा कि लिखा है कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र पाई जाती है, लेकिन यही नहीं, इसके अलावा और भी सारी जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, चाहे वो आपका पारिया जनजाति हो, ठीक है ना, चाहे आपके अन्य की बात कर लें यहाँ पे खरवार जनजाति हो, ये भी सारी पाई जाती हैं। लेकिन सोनभद्र के अलावा देखिएगा और सवाल क्या बन सकता है कि सर्वाधिक वन, सर्वाधिक आर्द्र भूमि, सभी खनिज संसाधन यूपी में कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है कि निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर और सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में, ठीक है। तो ये देखिएगा जो बोक्सा
या इसे बुक्सा जनजाति भी कहते हैं, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये बिजनौर और आगरा में, ठीक है। वैसे देखा जाए तो बोक्सा जनजाति बिजनौर जो जिला है जहाँ से यूपी में गंगा नदी इंटर करती है, हमारे यूपी में गंगा नदी बिजनौर से इंटर करती है, तो बिजनौर के जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं, तो उन ग्रामीण इलाकों में ये जनजाति पाई जाती है, कौन सी, बोक्सा जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर ये साथ साथ में आगरा में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। लखीमपुर और बहराइच की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थारू जनजाति खूब पाई जाती है, थारू जनजाति, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जनजाति है यूपी की, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है यूपी में, तो वो थारुओं की है। और थारू लोग, ध्यान रखिएगा कि थारू लोग क्या करते हैं, ये थारू है ये लोग, ठीक है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, शोक पर्व, ठीक है। तो अगर आ जाए कि कौन सी वो जनजाति है जो दीपावली के शोक के पर्व के रूप में मनाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी थारू जनजाति। थारू जनजातियों में एक बजहर त्यौहार बड़ी फेमस है, ठीक है। तो थारू जनजाति लोग क्या करते हैं कि ये लोग कौन सा, तो बजहर त्यौहार ये लोग मनाते हैं, ठीक है, बजहर त्यौहार मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, लखनऊ है, ठीक है। कौन सा है इसका सही आंसर, लखनऊ है। देखिएगा जो रूमी दरवाजा है, रूमी दरवाजा, इसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये पूछे गए सवाल है, तो वो है 60 फीट, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, 60 फीट है, ठीक है। और इसे रूमी दरवाजा को हम लोग लखनऊ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी गेटवे ऑफ लखनऊ, ठीक है। इसे हम लोग लखनऊ का प्रवेश द्वार कहते हैं, लखनऊ का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग, ध्यान रखिएगा, तुर्किश दरवाजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्किश दरवाजा भी कहते हैं, इसको हम लोग तुर्किश दरवाजा भी कहते हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, तो अगस्त, भारद्वाज, भृगु या गौतम। तो जो सही आंसर है आपका वो कौन है, तो भृगु, ठीक है। कौन सा है, भृगु, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में कि जो भारद्वाज आश्रम पूछ दिया गया कि भारद्वाज आश्रम कहाँ पे है, तो भारद्वाज आश्रम ये मिल जाएगा कहाँ पे, प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिल जाएगा, प्रयागराज में मिल जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा देखिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखे में नजर आ रहा है कि ये देखिए बलिया सवाल मिलता है कि बलिया जो है यूपी का सबसे क्या है, ये पूर्वी जिला है, ठीक है। ये यूपी का क्या है, पूर्वी जिला है, ठीक है, पूर्वी जिला है। बलिया में आपको एक मेला लगता है, कौन सा, ददरी मेला, ठीक है, ददरी मेला, ठीक है, ददरी मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा बलिया में देखा जाए तो बलिया में देखेंगे कि बलिया से सबसे पहले 1942 में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार गठित की थी, सरकार गठित किया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और तो बलिया से ही सबसे पहले 1942 में जो समानांतर सरकार थी वो उसको गठित किया गया था। हालांकि जो ये हैं आपके चित्तू पांडे, तो चित्तू पांडे को हम लोग, ध्यान रखना, चित्तू पांडे को हम लोग शेर ए बलिया भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको शेर ए
बलिया भी कहते हैं, ठीक है, शेर ए बलिया भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि महोदय किसका पुराना नाम है? प्रयागराज का, खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का, ठीक है। तो जो इसमें सही आंसर है वो आपका क्या है? कन्नौज है, ठीक है। कन्नौज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अन्य प्राचीन नामों की बात करते हैं तो कन्नौज को कुब्ज भी कहते थे, कान्य कुब्ज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? महोदय श्री, महोदय, ठीक है, महोदय श्री भी इसका पुराना नाम है, ठीक है, पुराना नाम है। बाकी अगर बात करते हैं अन्य नामों की, ठीक है, अन्य नाम, ठीक है, तो इसको अन्य नाम की बात करते हैं, ये तो प्राचीन नाम हो गया ना। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर, इसके अलावा इसे हम लोग इत्र नगरी, इत्र नगरी, और इसको हम लोग कहते हैं क्या? पूर्व का ग्रास, ठीक है, पूर्व का ग्रास, ये अन्य नामों में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो आपका कन्नौज है उसका प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम इसके दो मिलते हैं, कौन कौन सा? एक कान्यकुब्ज भी मिलता है और एक महोदय श्री भी मिलता है। इसके अलावा इसका अन्य नामों की बात करें तो इसे खुशबुओं का शहर, इत्र नगरी और पूर्व का ग्रॉस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो पूर्व का ग्रॉस है इसका क्या मतलब है? ये देखिए ग्रॉस ना, जो ग्रॉस है ये पेरिस का एक शहर है, एक पेरिस का शहर है, वो भी बड़ी पूरे वर्ल्ड में इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए बड़ी फेमस है। और सेम वैसे ही हमारे भारत में कन्नौज बड़ी फेमस है, तो इसलिए इसे हमने पूर्व का ग्रास कहा है, क्योंकि भारत पेरिस से पूर्व दिशा में है, इसलिए पूर्व का ग्रास कहते हैं। किसे? कन्नौज को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पटना की बात करें, पटना का भी पुराना नाम था पहले, इसका नाम पहले हम लोग कहते थे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। और पाटलिपुत्र से अगर देखा जाए तो इसका एक और नाम था कुसुमपुर, ठीक है, कुसुमपुर, ये भी इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। जबकि हमने देखा था पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन, ठीक है, हर्य वंश का एक शासक था, उसने किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर है अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज। तो जो सही आंसर है वो आपका क्या है? वाराणसी, ठीक है। प्राचीनतम जीवंत नगर का मतलब इतना होता है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं जो बनारस है ये 16 महाजनपदों में भी क्या इसका उल्लेख है, और 16 महाजनपदों के उल्लेख से देखा जाए तो अब वर्तमान समय में भी इसका अस्तित्व है, यानी कि इतने प्राचीन समय से लेकर अब तक ये है, तो ये अब तक जीवित है, ठीक है। तो ये इसका जीवंत का मतलब यही होता है, ठीक है, कि प्राचीन समय में था और आज भी अस्तित्व में है। लेकिन अब बनारस से कुछ सवाल आपसे बन सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा था कि बनारस जो है वो गंगा नदी के किनारे है, कि कहाँ पे? तो गंगा नदी के किनारे है, और ये दो नदियों के बीच में है, वरुणा और अस्सी के बीच में भी है, ठीक है। तो अब बनारस में आप देखेंगे तो बनारस को हम लोग मंदिरों का शहर कहते हैं। बनारस की बात करें तो इसको हम लोग मंदिरों का इसे हम लोग शहर कहते हैं, ठीक है, मंदिरों का शहर कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भारत माता मंदिर मिलेगा, भारत माता मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर आपको मिलेगा कौन सा? BHU मिलेगा, जिसकी स्थापना 1916 में हो रही है, ठीक है। बनारस में ही आप देखेंगे तो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहीं पे बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर है इसकी स्थापना किसने कराई थी? ठीक है, ये इसको किसने निर्माण कराया? इसकी स्थापना की बात करें तो अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। कौन है? तो अहिल्याबाई, ठीक है, अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अगला उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसू, गुलाब, नीलकमल या चंपा।
इसको तो हमने भी देखा, अभी आया था कुछ देर पहले, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्लास था, लेकिन यहाँ पे नाम बदल दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है आपका, टेसू है, ठीक है, टेसू है। तो टेसू को कब अपनाया गया, ठीक है, इसे अपनाया कब गया, तो इसे अपने अपनाया था कब, तो आपने देखा था कब, तो जनवरी 2011, ठीक है, जनवरी 2011, जनवरी 2011 से, ठीक है, 2011 से। तो इसका अन्य क्या नाम था टेसू का, टेसू का अन्य नाम था क्या, ढाक भी था, प्लास के भी था, और इसका बोनेटिकल नेम क्या था, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा था। तो ये हमने पढ़ रखा था, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी कि राइट साइड में नहीं है, ठीक है, राइट साइड में नहीं है। प्रयागराज, हरिद्वार, बनारस या कानपुर। तो सही आंसर कौन सा है, बनारस। यानी कि अगर ये दाहिने तट पे नहीं है तो फिर ये कहाँ पे है, तो ये बाएं तट पर है, ठीक है, बाएं तट पर है, यानी कि लेफ्ट साइड है। तो ध्यान रखिएगा कि गंगा, ठीक है, गंगा के तट पर यूपी के 28 जिले हैं, ठीक है, 28 जिले हैं, ठीक है। तो गंगा तट पर कितने जिले हैं यूपी के, तो 28 जिले हैं, ठीक है। और देखिए जाए कि बनारस जो है वो बाएं तट पर है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, देखिए बनारस वह है बाएं है, ठीक है, बनारस बाएं, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सही आंसर क्या है, गोरखपुर जो है वो आपकी राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो राप्ती नदी ये देवरिया के बरहज स्थान पर घाघरा से मिल जाती है, ठीक है, घाघरा से मिल जाती है, ठीक है, मिल जाती है। तो ध्यान रखना जो राप्ती नदी है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये घाघरा की सहायक नदी है। कहाँ मिलती है, देवरिया में मिलती है, ठीक है। तो याद रखें कि गोरखपुर किस नदी किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन ना हो तो ध्यान रखना एक नदी और भी है जिसका नाम है क्या, ताप्ती, ठीक है, ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ना ये एमपी से निकलती है, ठीक है, एमपी से निकलती है, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा इसमें गुजरात और इसके अलावा महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इस ताप्ती नदी किनारे आपने देखा होगा एक शहर है, कौन सा, सूरत शहर जो गुजरात में है। तो ये ताप्ती अलग है, जैसे हम लोग नर्मदा की जुड़वा नदी भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ताप्ती अलग है और राप्ती अलग है, ठीक है। तो ताप्ती ये एमपी से निकलती है और जो राप्ती नदी है इसका उद्गम नेपाल से होता है, ठीक है। इसका अगर बात करते हैं कि उद्गम कहाँ पे होगा, तो इसका उद्गम है कहाँ पे, तो नेपाल से होगा, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ पे होगा, तो नेपाल में होगा, नेपाल से, ठीक है। कहाँ से होगा, तो नेपाल से होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है कि घाघरा नदी को ही अयोध्या में सरयू कहते हैं, ठीक है, सरयू कहते हैं। तो सरयू अगर बात करें तो सरयू तट पर, ठीक है, सरयू तट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सरयू के किनारे कौन सा शहर है, तो अयोध्या है, ठीक है, कौन सा, अयोध्या है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और गंडक की बात करें, गंडक के किनारे यूपी के 2 जिले हैं, कौन कौन से, एक है महाराजगंज और एक है कौन सा, कुशीनगर,
कुशीनगर। ठीक है, तो ये 2 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। 4 ऑप्शन है, चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। ठीक है, तो जो सही आंसर आपका होगा वो हो गया कौन सा, महोबा होगा। ठीक है, कौन सा होगा, महोबा होगा। ठीक है, कौन सा होगा, महोबा होगा। अब देखिएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड आप देखेंगे कि बुंदेलखंड जब हम लोग बात करते हैं कि बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो इसमें यूपी के, ठीक है, ध्यान रखिए कि क्या है, यूपी के 8 जिले आते हैं। कितने आते हैं, तो सही आंसर क्या है आपका, महोबा है। तो इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है कि यूपी के आप देखेंगे तो यूपी के यहाँ पर कितने, तो यूपी के 7 जिले शामिल हैं। कितने हैं, 7 जिले शामिल हैं। कितने शामिल हैं, यूपी के 7 जिले हैं। कौन कौन से, तो देखिएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, इसके अलावा ललितपुर और झांसी। ठीक है, झांसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो कहाँ पे शामिल हैं आपका, वो शामिल है कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है, तो वो इसमें से 7 जिलों में से कौन एक दिख रहा है, महोबा दिख रहा है, इसलिए महोबा हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो बुंदेलखंड रीजन है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र, ये 2 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बुंदेलखंड क्षेत्र ये यूपी और एमपी के सीमा पे है। ठीक है, यूपी और एमपी के सीमा पे है। जैसे हमने पढ़ा कि बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो यूपी और एमपी के सीमा पे है। ठीक है, यूपी और एमपी के सीमा पे है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, महोबा। ठीक है, अब देखिए लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है। यहाँ पे देखो लिखा है कि नहीं करती है, उन्नाव, हरदोई, बलिया या बाराबंकी। तो देखिएगा यहाँ पर बलिया से नहीं करती। तो बलिया तो आप देखा ये पूर्वी जिला है, पूर्वांचल के जिला है, जबकि लखनऊ ये मध्य में है, तो फिर सीमा कैसे साझा करेगी, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा लखनऊ जो मंडल की बात करते हैं, तो लखनऊ जो मंडल आपका है, लखनऊ मंडल, तो लखनऊ मंडल में कितने जिले शामिल हैं, 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 6 जिले इसमें क्या है, शामिल हैं। कौन कौन सा, एक आपको मिलेगा कौन सा, खीरी, एक आपको मिलेगा सीतापुर। ठीक है, एक आपका कौन सा है, उन्नाव, एक कौन सा है, हरदोई, एक कौन सा है, बाराबंकी। ठीक है ना, बाराबंकी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा मंडल की जब बात करेंगे ना, तो यहाँ पर बाराबंकी नहीं, क्या होगा, रायबरेली होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, राय बरेली होगा और लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ। तो ये आपके आते हैं कितने, तो 6 जिले लखनऊ मंडल में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो कौन सा है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से जो हमने यूपी का मैप देखा है, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड में, इस वाले हिस्से में आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हिमाचल
प्रदेश है, और इधर आप देखेंगे तो आपका HR है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले हिस्से में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सहारनपुर है, ठीक है, सहारनपुर, ठीक है। तो ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सहारनपुर है वो किन राज्यों के बीच में है या किन राज्यों से सीमा लगाता है, तो 3 से लगाता है, HR, HP और उत्तराखंड से लगाता है, ठीक है। और ये सहारनपुर, ध्यान रखिएगा कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक कैसा जिला है, तो पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनियस रीजन है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये क्या है, पर्वतीय राज्यों से ही ये सीमा साझा करता है। और ध्यान रखना कि सहारनपुर में यूपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अस्मोत, ठीक है। कौन सी है, अस्मोत, जो कि कितनी हाइट है, 960 मीटर है, और ये शिवालिक रेंज में है, ठीक है। कहाँ पे है, शिवालिक रेंज में, ठीक है, शिवालिक रेंज में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अस्मोत चोटी, ठीक है। कहाँ पे है, सहारनपुर में है। कितनी हाइट है, 960 मीटर की इसकी हाइट है, ठीक है, शिवालिक रेंज में, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। सहारनपुर देखोगे ना, बड़ी फेमस है, किसके लिए, तो आप कहोगे कि ये यूपी में सबसे अधिक लीची का उत्पादन, माल्टा का उत्पादन, कागज का उत्पादन मशीनों द्वारा के लिए बड़ी फेमस है सहारनपुर, ठीक है। इसके अलावा बाट उद्योग और सिगरेट उद्योग के लिए भी फेमस है सहारनपुर, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या बिजनौर। तो देखिएगा इसमें सही आंसर क्या है, उसमें सही आंसर आपका सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र, ध्यान रखिएगा कि सोनभद्र में क्या है, कि सोनभद्र में आप देखेंगे कि सोनभद्र में क्या है, सर्वाधिक ST पाए जाते हैं, ठीक है, सर्वाधिक ST पाए जाते हैं, ठीक है। एक ध्यान रखिएगा, सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने से, तो 4 से। कितने से करता है, 4 से। वो 4 कौन कौन से हैं, देखिएगा उन चारों की अगर हम लोग बात कर लें कि वो 4 कौन कौन से हैं, तो वो आपके हो जाएंगे, एक है आपका कौन सा, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार के बाद में आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसके अलावा आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे भारत में एकमात्र सोनभद्र ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से करता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 52 कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, ठीक है। तो जो सही आंसर उसका है वो आपका वो है कौन सा, प्रयागराज है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, प्रयागराज में है, ठीक है। बनारस में ध्यान रखिएगा, बनारस में यहाँ पे एक मिलेगा भारतीय की बात करते हैं तो भारतीय शाक
भाजी संस्थान, ठीक है, भारतीय शाक भाजी संस्थान आपको यहाँ मिलेगा, प्रयागराज सॉरी बनारस में मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर या बनारस। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, गोरखपुर, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर गोरखपुर में गीता प्रेस है, नाम क्या है, गीता प्रेस। तो गीता प्रेस ये पत्रिका जारी करती है कौन सी, तो कल्याण। कौन सी पत्रिका है, कल्याण। और ये कैसी पत्रिका है, तो धार्मिक पत्रिका है, ठीक है, कैसी है, तो धार्मिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धार्मिक पत्रिका है। तो ये सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि गीता प्रेस कहाँ पे है, तो ये गोरखपुर में है। और यहाँ से कौन सी पत्रिका निकलती है, तो कल्याण पत्रिका निकलती है, जो कि कैसी है, धार्मिक है, ठीक है। और गोरखपुर ध्यान रखिएगा कि गोरखपुर जो है ये किस नदी के किनारे है, तो आपने पहले पढ़ा था कौन सी, राप्ती नदी के तट पर है, ठीक है, राप्ती नदी के तट पर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना होगा कि जो गोरखपुर में पहला, ठीक, महिला विश्वविद्यालय स्थापित होगा, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि यूपी का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये कहाँ का होगा, तो यूपी का। तो यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होना है, तो वो गोरखपुर में होना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, आगरा में है या फिर मेरठ में है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना होगा कि ये कहाँ पे है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो देखिएगा जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क के अवस्थित की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है, ठीक है, ये कहाँ पे, लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल ऐसे आता है कि एक सवाल पूछेगा कि एक बंथरा एक जगह पड़ता है, कहाँ पर, उन्नाव में, ठीक है, बंथरा एक जगह पड़ता है उन्नाव में, वहाँ पे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। अगर ये आपसे कहा जाए कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो ये बताएंगे आप कि ये कहाँ है, बंथरा उन्नाव में, ठीक है, ये कहाँ पे, उन्नाव में है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, लेकिन लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, तो बताना ये बंथरा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटों की संख्या है 29, 30, 31 या 32, ठीक है। तो ये कितनी है, तो ये है 31, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए यहां पर लोकसभा की बात करें, लोकसभा सीट कितनी है, ठीक है, या फिर बात यहां पर देंगे कि राज्यसभा में सीट कितनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो विधान सभा में सीट कितनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक मिलेगा विधान परिषद की बात करते हैं कि विधान परिषद में कितनी सीट है, ठीक है, विधान परिषद विधान परिषद में। तो यहाँ पे देखिएगा अगर सवाल हम लोग ये अगर बनाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 80, ठीक है, यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 31 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका
403 होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सारी बातें एक पास हो गई कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो गया कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कितने जनपद से गुजरता है? 10, 11, 12 या 13, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे कि ये गुजरता है कितना? 12 से, कितने? 12 से। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि गंगा जो एक्सप्रेसवे है, ठीक है, ये यूपी का ये क्या है? सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये है। इसके अलावा आप ध्यान रखना है कि यूपी सर्वाधिक, ठीक है, यूपी सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। यूपी सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला क्या है? आपका राज्य है, ठीक है। तो यूपी सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला क्या है? राज्य है। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी का कौन है? तो यही है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। लिखा है कि औधड़ नाथ मंदिर किस जनपद में है? मेरठ, आगरा, बाराबंकी या इनमें से कोई नहीं। तो सही सवाल का आंसर क्या है आपका? मेरठ, ठीक है। तो औधड़ नाथ मंदिर किस जनपद में है? तो मेरठ में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आगरा में बड़ी एक फेमस मेला लगता है, जैसा आप लोग कहते हैं बटेश्वर मेला, ठीक है, बटेश्वर मेला यहाँ पे लगता है। और ये मेला एक कैसा मेला है? तो पशु मेला है, ठीक है। कैसा मेला है? पशु मेला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ये देखेंगे आप, इसका कब है। तो जो सही आंसर इसका क्या है बताएं? तो सही आंसर है 1974, ठीक है। कौन सा? 1974। यानी उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी हमारे उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने खनिज बाहुल्य जिलों को खोजा गया है, कितने खनिज बाहुल्य क्षेत्रों को खोजा गया है। तो आप देखना, तो ये टोटल अगर देखेंगे तो टोटल आपको 12 मिलेंगे, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में 12 जिले क्या है? खनिज बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, खनिज बाहुल्य है, बाहुल, यानी कि उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में खनिज संसाधन मतलब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। जैसे 7 आपके कौन से हो गए थे? 7 तो बुंदेलखंड रीजन वाले हो गए, ठीक है। बाकी उसमें चंदौली है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, ठीक है, और सहारनपुर है। ऐसे कुल मिला के 12 जिले हो जाते हैं, ठीक। अगला है कि नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, इसमें जिलों की संख्या थी, ठीक है, 10, 11, 12 या 13। तो जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 13 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो अलग हुआ वो यूपी से अलग हुआ, और 13 ये पहाड़ी जिले थे। कैसे जिले थे? तो ये 13 आपके पहाड़ी जिले थे, ठीक है, ये 13 पहाड़ी जिले अलग हुए थे, ठीक। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं कि नवंबर सन 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं, ठीक है, 3 नए राज्य बनते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 3 नए राज्य आपके बनेंगे, तो कहेंगे कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। कब? तो नवंबर सन 2000 में कितने? 3 नए राज्य बनते हैं, ठीक है, 3 नए राज्य बनते हैं। कौन कौन से? तो एक की बात हम लोग करते हैं तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से कौन बना? तो छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ बनता है। इसके अलावा जो आपका उत्तर प्रदेश से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से कौन बनता है, तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड बनता है, ठीक है, उत्तराखंड बनता है, ठीक है। और इसके अलावा और देखते हैं तो एक आपका है बिहार, तो बिहार से कौन अलग होकर बनता है, तो बिहार से अलग होके बनता है आपका झारखंड। कौन है, झारखंड, ठीक है, झारखंड बनता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो ये आपका अलग होके बनता है कब, 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, वो 15 नवंबर को, ठीक है, अलग अलग डेट हैं, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो उत्तराखंड, ये उत्तरांचल है ना, उत्तरांचल, ठीक है, ये 2007 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर क्या रखा गया, उत्तराखंड रखा गया, ठीक है, उत्तराखंड रखा गया। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 60, एक जिला एक उत्पाद में कन्नौज प्रसिद्ध है, इत्र, जरी, जरदोजी के लिए, लकड़ी नक्काशी के लिए या हींग के लिए। तो देखिएगा इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है, इत्र के लिए, ठीक है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, पहले ध्यान रखना कि आप कि जो ये है आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको बताना है 24 जनवरी 2018 को ये योजना क्या होती है, शुरू होती है, ठीक है। 24 जनवरी 2018 को ये योजना शुरू होती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना कितने, तो 75 जिलों में, 75 जिलों में, ठीक है, ये शुरू होती है, ये शुरू होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर जिले से एक उत्पाद हमने रजिस्टर्ड किया है, हर जिला एक उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो उनमें से जो कन्नौज है वो इत्र के लिए जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर देखें लकड़ी की नक्काशी की बात करते हैं तो इसके लिए आपको कौन है फेमस है, जिला कौन सा है, सहारनपुर। लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा जिला फेमस है, सहारनपुर है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो हींग की बात करते हैं तो हींग कहाँ का फेमस है, तो ये आपका है कहाँ, हाथरस, ठीक है, हाथरस का ये फेमस है, ठीक है। बाकी जरी जरदोदी की बात करते हैं तो वैसे आपका ये लखनऊ भी फेमस है इसके लिए, बाकी चिकनकारी के लिए तो फेमस ही है, बाकी जरी जरदोदी के लिए जो जो कपड़ों पे की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा है मैनपुरी, इटावा, चंदौली या कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका कौन है, चंदौली। कौन सा है, चंदौली। तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहते हैं, चंदौली को कहते हैं। ध्यान रखना कि चंदौली में ही बात करते हैं तो यूपी का प्रथम जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन सा, चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा, ठीक है। ये कब बना, 1957 में बना था, ठीक है। तो चंदौली फेमस है, ठीक है, किसके लिए, तो ध्यान रखना अपने चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य के लिए। तो ये यूपी का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था, तो चंद्रप्रभा था, और इसे हम लोग चंदौली के धान का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 62, काशी की बहन के नाम से जाना जाता है गाजीपुर को, गाजियाबाद को, गोरखपुर को, मिर्जापुर को। तो जो सही आंसर है वो कौन सा है, गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर। अच्छा गाजीपुर से कई सारे सवाल बन सकते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल आपसे क्या बनेगा कि गाजीपुर में ही क्या है, जो आपका खासकर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या है, मकबरा कह सकते हो या समाधि स्थल है, यहीं पे है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा यहीं पे है। गाजीपुर की बात कर सकते हैं, यहीं के कौन थे, तो अब्दुल हमीद थे, ठीक है, अब्दुल हमीद, ठीक है, अब्दुल हमीद जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के हुए युद्धों में कई सारे टैंकों को उड़ाया था और अपने पराक्रम को
दर्शाया था, ठीक है, अब्दुल हमीद। ठीक है, तो गाजीपुर से आपको ये ध्यान रखना है क्या कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है, गाजीपुर में। अब्दुल हमीद कहाँ के थे, गाजीपुर के थे। उसके अलावा यूपी में आप देखेंगे तो एकमात्र, ठीक है, यूपी में आप देखेंगे तो एकमात्र क्या है, अफीम फैक्ट्री, ठीक है, अफीम फैक्ट्री यहीं पे स्थापित किया गया है, अफीम फैक्ट्री। स्थापित है, ठीक है। तो यूपी का एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है, तो बताएंगे गाजीपुर में है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उत्तर प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल कहाँ अवस्थित है, बिजनौर में, बहराइच में, बजीरा में, ठीक है ना, या बिल्हौर में, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 10वां रामसर साइट की बात करेंगे, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है आपसे, तो वो कौन सा है, बजीरा, ठीक है, वो कौन सा है, बजीरा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, अच्छा ये अगर इसको अगर एक क्वेश्चन में बैक पे अगर आए, यहाँ पर आया जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर स्थल कौन सा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक रामसर स्थल अगर कहा जाए कि सर्वाधिक कहाँ पे है, सर्वाधिक कहाँ पे है, तो बताना तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, ठीक है, सर्वाधिक, जो अभी 13 इनकी संख्या है। और सेकंड पे यानी रामसर साइटों की संख्या में दूसरा स्थान किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश का है, जो 10 है। तमिलनाडु में कितने हैं, तो आप देखेंगे कितने हैं, तो 13 हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में 13 हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, ठीक है, तो उसको उस समय देख लेंगे। अब देखो रामसर जो होते हैं ये आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने के लिए बनाए जाए घोषित होते हैं, ठीक है, आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करने हेतु, ठीक है। और हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो रामसर एक क्या है, स्थल है ईरान में, जहां पर ये बैठकें हुई थी कई देशों के बीच में, तो 1971 में बैठक हुई थी, तो रामसर एक जगह है ईरान में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले, अच्छा ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में लगते हैं, वाराणसी में, मथुरा में, जौनपुर में, या पीलीभीत में। तो देखिए जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, मथुरा। यानी कि यहाँ पर एक साल की बात करें, यहाँ पर एक वर्ष में 86 मेले, 86 मेले लगते हैं, ठीक है ना, कितने, तो एक साल में, ठीक है, एक साल में, यानी कि एक साल में 86 मेले लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है। जो कि पीलीभीत में बात करें तो यहाँ पे क्या लगते हैं, सबसे कम, ठीक है ना, यहाँ पे 2 ही मेले लगते हैं वार्षिक, ठीक है। यानी कि पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं, एक वर्ष में 2, जबकि सबसे अधिक कहाँ लगता है मेला, एक साल में 86 मेले लगते हैं, कहाँ पे, मथुरा में लगते हैं, ठीक है, कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। अब देखो जौनपुर को, ठीक है, जौनपुर को हम लोग क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिराज ए हिंद कहते हैं, ठीक है, इसे सिराज ए हिंद कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अटाला मस्जिद है ही है, ठीक है, यहाँ पे लाल दरवाजा है ही है, ठीक है, जौना खां की याद में इसकी स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्थित है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में, या बनारस में। तो सबसे पुराना है वो कौन सा है, प्रयागराज में, ठीक है। तो प्रयागराज में जो विश्वविद्यालय है ये सबसे पुराना है, और वर्तमान समय में देखा जाए तो ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है, ठीक है, 2005 से अगर देखा जाए तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो चुका है इसको, ठीक है। तो ये कहाँ है, प्रयागराज में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कौन हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो ये खासकर आपका SCERT की बात कर रहा है, SCERT की ये बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग की एक बात करता है। तो ये पूछ रहा है कि ये राज्य में कब हुआ था, ठीक है, ये राज्य की ये बात कर रहा है, ठीक है,
ये कहाँ बात कर रहा है, ये राज्य की बात कर रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, इसकी स्थापना देखो ये कब होती है, तो 1981 में। कब होती है, 1981 में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11? तो ये आपकी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 9। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 9 है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है? क्या बरेली में है, लखनऊ में है, बनारस में है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है इसका वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो बरेली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये बरेली हो जाएगा। ठीक है, तो बरेली में सबसे पहले केंद्रीय कारागार स्थापित होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूपी में, ठीक है, यूपी में आपके कितने, तो 5 केंद्रीय कारागार हैं। कितने हैं, 5 केंद्रीय कारागार हैं। केंद्रीय कारागार यानी जेल है। कहाँ कहाँ पे, तो एक है कहाँ पर, बरेली में, बरेली में, फिर कहाँ पे है आपका आगरा में, फिर कहाँ पे है नैनी, नैनी यानी कि प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। फिर इसके अलावा आपका मिलेगा फतेहगढ़। ठीक है, फतेहगढ़, तो ये फतेहगढ़ तो मुख्यालय ही किसका, फर्रुखाबाद का, फर्रुखाबाद में, व वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 5 केंद्रीय कारागार हैं। सेंट्रल जेल कितने, तो 5 हैं। वो कहाँ कहाँ पे, तो बरेली, आगरा, नैनी, प्रयागराज, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद यानी कि और वाराणसी। तो पहला कौन सा है, तो पहला कौन सा है, बरेली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पद्मश्री सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो देखिए जो सही आंसर है वो आपका क्या है, अखिल चंद्र मिश्र। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम क्या है, सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। किससे, पद्म श्री से। किससे, पद्म श्री से। ठीक है, हालांकि चौधरी नारायण सिंह की बात करें तो ये आपके क्या होंगे, फर्स्ट, ठीक है, यूपी के उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, ये क्या है, उप मुख्यमंत्री, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपने पढ़ा भी होगा कि अभी हाल ही फिलहाल में 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न, 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है करंट अफेयर की दृष्टि से। ठीक है, चलिए देखिएगा आज का अंतिम जो सवाल है वो है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 240, 320, 250 या 230। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है आपका, 240 है। हमने देखा था कि यूपी का जो विस्तार अगर देखते हैं इस तरीके से, तो इसका इधर से जो लंबाई है आप देखेंगे तो 240 है। कितना है, 240 है ये वाला। और जबकि इधर की लंबाई देखेंगे तो वो कितनी है, 650 किलोमीटर। कितनी है, 650 किलोमीटर ये लंबाई। ठीक है, ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का ये उत्तर से दक्षिण पूछा है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ की बात बोला है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर बोला है। तो कितना हो जाएगा, 240 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, 70। तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।